हेलो फ्रेंड्स, तिवारी क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम इग्नू के बैचलर डिग्री प्रोग्राम के सब्जेक्ट BHDE 107 या हिंदी संरचना का चैप्टर वाइज वीडियो लेक्चर अपलोड कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में चैप्टर 6 के टॉपिक रूप रचना की संकल्पना, उपसर्ग, प्रत्यय तथा समास पर चर्चा करेंगे। इस टॉपिक से लॉन्ग तथा शॉर्ट दोनों प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस कारण इस वीडियो को स्किप किए बिना पूरा देखना बेहतर होगा। फ्रेंड्स, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस सब्जेक्ट का अन्य लेसन्स का लिंक भी दिया गया है, आप वहां से अन्य लेसन्स को भी देख सकते हैं। साथ ही इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर भी आप अन्य लेसन्स को देख सकते हैं। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे इस चैनल में अपलोड होने वाले इग्नू रिलेटेड हर वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। चलिए फ्रेंड्स, लेसन के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को देख लेते हैं। रूप रचना की संकल्पना। जैसे कि फ्रेंड्स, शब्द भाषा की सार्थक एवं एक स्वतंत्र इकाई है। इसी प्रकार उपसर्ग प्रत्यय भी भाषा की लघुतम सार्थक इकाई हैं, केवल ये स्वतंत्र नहीं है। चूंकि इन इकाइयों को शब्द नहीं कहा जा सकता, इसीलिए आधुनिक भाषा विज्ञान में इसको रूप नाम दिया गया। उदाहरण के लिए सुंदरता एक शब्द है जिसमें दो खंड किया जा सकता है, एक सुंदर और दूसरा ता। इसमें सुंदर का तो स्वतंत्र रूप से प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन ता जो है ये स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किए जा सकते। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, दूसरे शब्द के साथ जुड़कर ही प्रयोग में आते हैं। भाषा में विभिन्न प्रकार के रूपों के संयोग से नए नए रूपों या शब्दों के निर्माण प्रक्रिया सदैव चलती रहती है। भाषा में शब्द व्युत्पादन की प्रक्रिया उपसर्ग, प्रत्यय तथा समास तीनों आधारों पर संपन्न होती है। ये शब्द जान लेना जरूरी है, व्युत्पादन की प्रक्रिया, क्योंकि जो इकाई 5 था उसमें भी क्या है, रूप रचना के बारे में चर्चा है। तो इसमें क्या है, इस चैप्टर से अगर प्रश्न दिया जाएगा तो ऐसा बताया जाता है कि व्युत्पादन की प्रक्रिया के आधार पर उपसर्ग को स्पष्ट करें, इस तरह से पूछा जाता है। ठीक है, तो ये हो गया उपसर्ग और प्रत्यय। आधुनिक भाषा विज्ञान में उपसर्ग तथा प्रत्यय दोनों को ही प्रत्यय कहा गया है। उपसर्ग चूंकि शब्द के आरंभ में लगता है, इसीलिए इसको आदि प्रत्यय, और प्रत्यय जो कि शब्द के बाद में लगता है तो इसे अंत्य प्रत्यय कहा जा सकता है। जिन रूपों के संयोग से एक शब्द से दूसरा भिन्न कोटि का शब्द बनाया जाता है, उन रूपों को व्युत्पादक रूप कह दिया जाता है, तथा जिन रूपों के संयोग से किसी शब्द के विभिन्न रूप प्राप्त होते हैं उन्हें रूप साधक प्रत्यय कहा जाता है। पिछले पाठ में रूप साधक प्रत्यय के बारे में चर्चा किया गया था। इस पाठ में व्युत्पादक प्रत्यय या व्युत्पादक रूप के बारे में चर्चा किया जाएगा। हिंदी में व्युत्पादन की प्रक्रिया। हिंदी में व्युत्पादन या शब्द साधन की प्रक्रिया मुख्य रूप से 3 प्रकार से संभव है। पहला उपसर्ग द्वारा, दूसरा प्रत्यय द्वारा और तीसरा समास प्रक्रिया द्वारा। तो पहले देख लेते हैं उपसर्ग। उपसर्ग से टिप्पणियां भी पूछी जाती है, साथ ही लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो उपसर्ग का पहले परिभाषा जान लेते हैं। उपसर्ग भाषा के वे सार्थक लघुतम खंड है जिनका प्रयोग स्वतंत्र रूप से अर्थात अलग से नहीं होता, पर ये विभिन्न शब्दों के आरंभ में लगकर नए नए शब्दों का निर्माण करते हैं। तो स्पष्ट है कि उपसर्ग जो है वो शब्द से पहले लगता है और उसके अर्थ में परिवर्तन लाता है या विशेषता लाता है। जैसे कि अ जोड़ नीति अनीति, अधि जोड़ नायक अधिनायक, उत जोड़ थान उत्थान। उपसर्गों का अब वर्गीकरण के आधार को देख लेते हैं। हिंदी में कुछ शब्द संस्कृत से आए हैं जिनको तत्सम कहा जाता है। कुछ शब्द संस्कृत के
शब्दों में ही कुछ परिवर्तन होकर नया शब्द बने हैं जिसको तद्भव कहा जाता है। साथ ही जो तीसरा शब्द है जिसको विदेशी शब्द बोलते हैं, जो विदेशी भाषाओं से हिंदी में आकर मिले हैं। तो इस प्रकार से 3 समूह हो गया शब्दों का। तो उसी के आधार पर जो उपसर्ग का वर्गीकरण किया जाता है तो ये भी लगभग 3 तरह का किया जाता है। तो पहला जो हो गया वो क्या हो गया, तत्सम उपसर्ग। तत्सम उपसर्ग अर्थात जो संस्कृत भाषा से व्युत्पन्न शब्दों से आ जाने से हिंदी में आ गए हैं, अर्थात ये संस्कृत भाषा के शब्द सीधे सीधे हिंदी में आ गए हैं। जैसे उपसर्ग हो गया अ, अधि, अन, अप, औ, नि। कुछ प्रमुख संस्कृत के उपसर्गों को देख लेते हैं। तो पहला जो है वो है अ। अ उपसर्ग प्राय निषेध रहित, हीन, प्रतिकूल आदि अर्थ में प्रयुक्त होता है, जैसे अधर्म, अज्ञान आदि। ऐसे ही अगला जो उपसर्ग है अन, तो अन का प्रयोग परे अथवा अभाव के अर्थ में किया जाता है, जैसे अनगिनत, अनपढ़। अगला प्रत्यय अप। अप इसका अर्थ होता है बुरा, अनुचित या विपरीत, जैसे अपयश, अपमान। वैसे ही औ। औ उपसर्ग है, इसका अर्थ होता है अभाव या विपरीत, जैसे कि अवचेतन, अवगुण। वैसे ही जो अगला उपसर्ग है आ, मतलब तक या आरंभ से अंत तक, जैसे आमरण, आजीवन आदि। अगला जो है उप। उप अर्थात नीचे भी हो सकता है, दूसरा भी हो सकता है, पहले कई अर्थों में प्रयुक्त होता है, जैसे उपसभापति, उपनाम आदि। अगला कु, अर्थात इसका जो अर्थ होता है बुरा या अशुभ, जैसे कुकर्म, कुमार्ग। अगला दूर, अर्थात बुरा, कठिन, अभाव आदि के अर्थ में प्रयोग होता है, जैसे दुर्गुण, दुर्बोध, दुर्गम आदि। अगला नीर, उपसर्ग निषेध के अर्थ में प्रयुक्त होता है, अर्थात जो नीर उपसर्ग है यह निषेध के अर्थ में प्रयुक्त होता है, जैसे निरर्थक, निरपराध। वैसे ही वी उपसर्ग जो है इसका प्रयोग विना, विशेष, दूसरा आदि के अर्थ में होता है, जैसे विज्ञान, विदेश, वियोग। वैसे ही स जो उपसर्ग है तो इसका अर्थ होता है सहित, जैसे सफल, सरस, सकुशल आदि। वैसे ही सु जो उपसर्ग है उसका अर्थ होता है सु मीन्स अच्छा, सरल या बहुत, जैसे सुयश, सुगम आदि। तो इस तरह से ये सब जो उदाहरण थे ये तत्सम उपसर्ग के उदाहरण थे। अब अगला देख लेंगे हम लोग तद्भव उपसर्ग। तो तद्भव कौन से शब्द हैं, जो संस्कृत के जो मूल तत्सम शब्द थे उसी का बिगड़ा हुआ रूप या उसी से विकसित रूप, जिसको हम लोग बोलते हैं तद्भव। तो इसका भी कुछ उदाहरण देख लेते हैं, जैसे उ संस्कृत से विकसित हुआ है, उद शब्द से विकसित हुआ है उ, जिसका अर्थ क्या हो सकता है, ऊपर, ऊंचा आदि अर्थ हो सकता है, जैसे उ से उभरना, उतरना। वैसे ही एक उपसर्ग है औ, जिसका अर्थ है हीन, नीचे, दूर आदि हो सकता है, जैसे अवगुण, अवघट। वैसे ही नि उपसर्ग इसका अर्थ है रहित, इस अर्थ में प्रयुक्त होता है, जैसे निहत्ता, निकम्मा। पर दूसरी पीढ़ी का के अर्थ में प्रयुक्त होता है, जैसे परपोता, परदादा, परनाना। स हिंदी में स उपसर्ग अच्छा के लिए प्रयुक्त होता है, जैसे सपूत। ठीक है, अब हम लोग विदेशी उपसर्ग के बारे में जान लेते हैं। विदेशी उपसर्ग अर्थात जैसे अरबी, फारसी या उर्दू, अंग्रेजी, चाइनीज़, ऐसे दूसरे भाषाओं से जो हिंदी में आए हैं। तो इसका भी कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे पहले ब उपसर्ग, इसका अर्थ है के साथ तथा से, दोनों अर्थ में प्रयुक्त हो सकता है, जैसे बखूबी, बदौलत। अगला जो है वो है बा, यह भी फारसी भाषा से आया है,
तथा साथ और से के अर्थ में प्रयुक्त होता है, जैसे बाकायदा, बावजूद। अगला बे, यह फारसी का उपसर्ग है और जिसका अर्थ है बिना, जैसे बेरहम, बेईमान, बेचारा। वैसे ही अगला ला उपसर्ग, ये अरबी भाषा का है और हिंदी में नहीं या अभाव के अर्थ में प्रयुक्त होता है, जैसे लाजवाब, लापरवाह। वैसे ही हम फारसी का उपसर्ग है जिसका अर्थ है आपस में, साथ या बराबर, जैसे हम सफ़र, हमदर्द, हम उम्र आदि। अगला देख लेते हैं वाइस, यह अंग्रेजी से आया है और उप के अर्थ में प्रयुक्त होता है, जैसे कि हम लोग सुनते हैं वाइस चांसलर, वाइस चेयरमैन, वाइस प्रिंसिपल। वैसे ही सब, यह भी अंग्रेजी से आया हुआ है और इसका भी अर्थ उप या छोटा होता है, जैसे सब इंस्पेक्टर, सब स्टेशन आदि। अब उपसर्ग के आधार पर शब्द निर्माण के कुछ बिंदु को समझ लेते हैं। कुछ बातों को ध्यान रखना आवश्यक है, जैसे प्राय जिस प्रकार का उपसर्ग है उसी प्रकार के शब्द के साथ लगकर नए शब्द का निर्माण करता है। अर्थात तत्सम उपसर्ग तत्सम शब्द के साथ, तद्भव उपसर्ग तद्भव के साथ, विदेशी उपसर्ग विदेशी शब्द के साथ ही जोड़ा जाता है। उदाहरण के लिए कु उपसर्ग तत्सम शब्द है। यह तत्सम शब्द पुत्र के साथ लगकर तो कुपुत्र बना सकता है, लेकिन पुत्र के तद्भव रूप अर्थात पूत के साथ नहीं लग सकता। ठीक है, तो क्या हो गया कि उपसर्ग भी जिस प्रकार का है मूल शब्द भी उसी प्रकार का होना होगा। तत्सम के साथ तद्भव, तत्सम, तद्भव के साथ तद्भव, विदेशी के साथ विदेशी। अगला क्या है, संस्कृत से आए दो निषेधवाची उपसर्ग हैं, अ तथा अन। अ उपसर्ग हिंदी में व्यंजन से आरंभ होने वाले शब्दों में तथा अन उपसर्ग स्वर से आरंभ होने वाले शब्दों में ही लगता है। इसको भी समझ लिया जा सकता है। तो अ जैसे ही होगा तो उसके बाद क्या होगा, व्यंजन से शुरू होने वाला शब्द होगा, जैसे अधर्म, अ उसके बाद धर्म व्यंजन से शुरू हुआ। वैसे ही अहित, अहित, ह मतलब फिर से व्यंजन से शुरू हुआ। लेकिन अन का जब देखते हैं तो अनादर, अनादर, अन जोड़ आदर, तो आ अर्थात स्वर से शुरू हुआ। वैसे ही अनावश्यक, अन जोड़ आवश्यक, यहाँ भी सेम बात है। अगला, तत्सम उपसर्गों में कुछ उपसर्ग ऐसे भी हैं जिनके एक से अधिक रूप मिलते हैं, जैसे दूर, दुस, दूस, दुस आदि कई तरह के रूप मिलते हैं। अगला, एक उपसर्ग एक से अधिक अर्थों में भी प्रयुक्त हो सकते हैं। और जो महत्वपूर्ण बिंदु है, अगला बिंदु, उपसर्गों की मदद से शब्द निर्माण या शब्द व्युत्पादन की प्रक्रिया के अंतर्गत जो नए शब्द बनते हैं उनमें कभी तो व्याकरण कोटि के शब्द से दूसरी व्याकरण कोटि का शब्द बन जाता है, कभी जो नया शब्द बनता है उसकी व्याकरण कोटि नहीं बदलती, नया शब्द भी उसी वर्ग का बना रहता है। इसको उदाहरण द्वारा ज़्यादा स्पष्टता से समझा जा सकता है, जैसे अ जोड़ था से क्या बना, अथा। तो था जो था ये क्या हुआ, संज्ञा शब्द था, और अथा जो है वो क्या है, विशेषण है। अर्थात यहाँ पर क्या हो गया कि व्याकरणिक कोटि में परिवर्तन हो गया, संज्ञा था अब विशेषण बन गया। नहीं, लेकिन कभी कभी परिवर्तन नहीं भी होता है, जैसे अन्याय, अ जोड़ न्याय, तो न्याय संज्ञा शब्द और अन्याय वो भी संज्ञा शब्द। ठीक है, तो इस तरह से उपसर्ग को पढ़ लेने के बाद अब हम लोग प्रत्यय को देखेंगे। ये प्रत्यय भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे अधिकतर ईयर्स में देखते हैं कि लॉन्ग टाइप क्वेश्चन ही पूछा जाता है, तो इसमें भी उस वर्ड को याद रखना है कि व्युत्पादन की प्रक्रिया द्वारा प्रत्यय से बनने वाले विभिन्न शब्दों के बारे में चर्चा करें। इस तरह से कई तरह से प्रश्न पूछा जाता है। तो देख लेते हैं पहले प्रत्यय। तो प्रत्यय जैसे कि आपको पता है कि ये भी क्या है कि भाषा का एक लघुतम एवं सार्थक खंड है जो मूल शब्द के बाद जुड़कर इसका
शब्द का विशेषता को बदल देता है या शब्द के अर्थ में कुछ नया विशेषता लाता है। ठीक है, तो प्रत्यय जो है तो इसको दो तरह से हम लोग कह सकते हैं। पहला रूप साधक प्रत्यय और दूसरा व्युत्पादक प्रत्यय। रूप साधक प्रत्यय के बारे में पिछले चैप्टर में भी चर्चा किया गया था। इस चैप्टर में हिंदी के व्युत्पादक प्रत्यय के बारे में चर्चा किया जाएगा। कभी कभी क्या होता है कि प्रत्यय के बारे में प्रश्न तो एग्जाम में पूछे जाते हैं, लेकिन उसमें नहीं बताया जाता है कि किस आधार पर बताना है। तो इसके लिए ये रूप साधक और व्युत्पादक दोनों को ही संक्षिप्त रूप से समझ लेना आवश्यक है। हिंदी के रूप साधक प्रत्यय। संज्ञा और क्रिया के रूपों में रचना रूप साधक प्रत्ययों के माध्यम से ही होती है। हिंदी संज्ञाएं वचन कारक के अनुसार ही अपना रूप परिवर्तन करती है। लास्ट चैप्टर में भी देखा था, जैसे माला, इसका वचन चेंज कर देंगे तो मालाएं, लड़की लड़कियां। इसी प्रकार की समस्त क्रियाएं काल, पक्ष व वृत्ति के अनुसार व कर्ता के अनुसार लिंग, वचन तथा पुरुष के अनुसार बदलती रहती है। हिंदी के व्युत्पादक प्रत्यय। संस्कृत और विदेशी प्रत्ययों की सहायता से हिंदी में काफ़ी मात्रा में शब्दों का निर्माण किया जाता है। जैसे चाल जोड़ बाज, चालबाज। आवश्यक जोड़ता, आवश्यकता। प्रत्ययों का प्रयोग हमेशा शब्द के पश्चात ही होता है, लेकिन कुछ विद्वानों का मानना है कि उपसर्गों और प्रत्ययों को हमेशा प्रत्यय के अंतर्गत ही रखा जाना चाहिए। अब देख लेते हैं स्रोत की दृष्टि से प्रत्यय के प्रकार। तो 3 प्रकार होते हैं, एक संस्कृत प्रत्यय या तत्सम प्रत्यय, एक हिंदी प्रत्यय या तद्भव प्रत्यय और दूसरा विदेशी प्रत्यय। तो पहले देख लेते हैं, ये तीनों को ही देख लेते हैं। जैसे संस्कृत का मूल शब्द है और संस्कृत का प्रत्यय लगा है, जैसे इतिहास जोड़ इक, ऐतिहासिक। धर्म जोड़ इक, धार्मिक। ठीक है, तो यहाँ पर मूल शब्द भी संस्कृत का और प्रत्यय भी संस्कृत का। ऐसा भी हो सकता है कि मूल शब्द वो संस्कृत का लेकिन प्रत्यय हिंदी का, जैसे ज्ञान संस्कृत का और जो प्रत्यय है ई, बड़ी ई, ये हिंदी का, मिलके हुआ ज्ञानी। ज्ञान जोड़ ई, ज्ञानी। वैसे ही हिंदी का मूल शब्द के साथ हिंदी प्रत्यय भी हो सकता है, जैसे कृपा जोड़ आलू, कृपालु। दया जोड़ आलू, दयालु। वैसे ही हिंदी मूलक शब्द है लेकिन प्रत्यय जो जुड़ रहा है वो विदेशी प्रत्यय जुड़ रहा है, जैसे अरबी फारसी से। जैसे चाल जोड़ बाज, चालबाज। शर्म जोड़ सार, शर्मसार। वैसे ही अरबी फारसी के मूल शब्द के साथ अरबी फारसी के प्रत्यय भी लग सकते हैं, जैसे खजाना जोड़ ची, खजांची। मुकदमा जोड़ बाज, मुकदमेबाज। तो इस तरह से ये हुआ कि अगर स्रोत के आधार पर प्रत्यय को देखा जाए तो यहाँ पे क्या है ना, उपसर्ग से थोड़ा सा अलग है। उपसर्ग में साधारणतः क्या होता है कि शब्द भी अगर तत्सम का होता है तो उसका उपसर्ग भी तत्सम का ही होता है, और तद्भव और विदेशज वगैरह के साथ भी ऐसा ही होता है। लेकिन प्रत्यय के केस में ऐसा नहीं है कि मूल शब्द वो तत्सम का हो सकता है लेकिन प्रत्यय है वो दूसरे भाषा का भी हो सकता है। अर्थात ये मूल शब्द और प्रत्यय का दोनों का एक ही भाषा का होना ऐसा अनिवार्य नहीं है। अब देख लेते हैं प्रकार की दृष्टि से प्रत्यय। प्रकार की दृष्टि से अर्थात कार्य की दृष्टि से, जैसे कि पहले भी वर्गीकृत किया जा चुका है कि ये 2 प्रकार का होता है, एक होता है व्युत्पादक प्रत्यय और दूसरा होता है रूप साधक प्रत्यय। तो हम लोग व्युत्पादक प्रत्यय को देख लेंगे डिटेल में। तो पहला होता है लिंग बोधक प्रत्यय। लिंग बोधक अर्थात स्त्रीलिंग शब्दों का व्युत्पादन पुल्लिंग शब्दों के साथ लिंग बोधन प्रत्ययों को जोड़कर होता है। अर्थात कैसे स्त्रीलिंग और पुल्लिंग को क्या करते हैं हम लोग, बदलते हैं। जैसे आ, कहीं कहीं पे क्या है, आ की मात्रा को बदलकर, जैसे चौड़ा का चौड़ी। कहीं पर आ के बदले या में परिवर्तन करके, जैसे डिब्बा का डिबिया। कहीं पर आ को इन में परिवर्तित करके, जैसे कुम्हार को कुम्हारिन। एक प्रक्रिया हो गया लिंग बोधक प्रत्यय। दूसरा स्तर बोधक प्रत्यय। इस प्रकार के प्रत्यय विशेषण के साथ जुड़कर तुलनात्मक रूप से उसके समुचित स्तर का बोध कराते हैं, जैसे लघु, लघुतर, लघुतम। ठीक है, अगला देख लेते हैं
पेशा या व्यवसाय सूचक प्रत्यय। इन प्रत्ययों के माध्यम से भी नए नए शब्दों का निर्माण हो सकता है। जैसे दूध जोड़ वाला, दूध वाला, सोना जोड़ आर, सुनार। संज्ञा विशेषण क्रिया विशेषण से हिंदी के कई व्युत्पादक प्रत्यय भाववाचक संज्ञा व्युत्पन्न करने में सहायता करते हैं। जैसे लघु जोड़ता, लघुता, चोर जोड़ ई, चोरी। अगला देख लेते हैं गुणवाचक विशेषण वाले प्रत्यय। गुणवाचक विशेषण का निर्माण करने वाले जो प्रत्यय हैं, जैसे लुहावना, घटिया, बढ़िया, घटिया, अर्थात इसमें या प्रत्यय लगा है नहीं। आऊ, जैसे बिकाऊ, टिकाऊ, इस तरह से। अब अगला देख लेते हैं कर्तृवाचक बनाने वाले प्रत्यय। हिंदी में कर्तृवाचक संज्ञा बनाने वाले भी कुछ प्रत्यय हैं। जैसे आकू, पढ़ाकू, लड़ाकू, इयल, अड़ियल, सड़ियल, मरियल, वैया, गवैया, खवैया, इस तरह से। अगला भाववाचक संज्ञा बनाने वाले प्रत्यय। भाववाचक, जैसे पा प्रत्यय लगा के बुढ़ापा, मोटापा, त्वा लगा के ममत्व, अपनत्व, ता प्रत्यय लगा के मित्रता, चतुरता, सुंदरता, इस तरह से। आई प्रत्यय लगा के कलाई, सिलाई, बुनाई आदि। आहट प्रत्यय लगा के घबराहट, सुगबुगाहट, इस तरह से। अब प्रत्ययों के आधार पर शब्द निर्माण के कुछ बिंदु। एक प्रत्यय को मूल शब्द में सिर्फ एक ही बार जोड़ा जाता है। जैसे सुंदर से सौंदर्य बनाया जा सकता है, लेकिन इसमें और प्रत्यय नहीं लगाया जा सकता। अर्थात सौंदर्य में फिर भी कोई प्रत्यय लगाएंगे ये पॉसिबल नहीं है। वैसे ही शब्द में या, व और दीर्घई प्रत्यय लगाते समय शब्द के स्वरूप में होने वाले परिवर्तनों का ध्यान रखना आवश्यक होता है। जैसे मधुर जोड़ ई, माधुरी होता है, मधुरी नहीं। अर्थात मधुर और ई को जोड़ने पर माधुरी होगा तो आ की मात्रा जुट गया, इस बात को ध्यान में रखना है। वैसे ही विशेषण में एक प्रत्यय लगाकर भाववाचक संज्ञा बनाने से पूर्व भी ध्यान रखना आवश्यक होता है। जैसे पुराण जोड़ इक, पौराणिक। ठीक है। अगला, यदि मूल शब्द में आरंभिक अक्षर में आ आता है तो इसके रूप में किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होता। जैसे व्यापार जोड़ इक, व्यापारिक। कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जिनके दोनों स्थानों पर वृद्धि होती है। जैसे सर्वलोक जोड़ इक, सार्वलौकिक। ठीक है। अब इस चैप्टर का अंतिम टॉपिक पर चर्चा कर लेंगे, समास। समास से सामान्यतः टिप्पणी पूछा जाता है। समास को समझ लेते हैं। जब दो या दो से अधिक पद आपस में जुड़ जाते हैं तो समास बन जाता है। समास का अर्थ संक्षेप होता है। कम से कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा अर्थ बताना ही समास का मुख्य कार्य है। हिंदी में समास प्रक्रिया। समास प्रक्रिया द्वारा हिंदी में नए नए शब्द निर्मित होते हैं। जैसे जल जोड़ पान, जलपान, डाक जोड़ घर, डाकघर। दो से अधिक शब्दों के समास द्वारा भी कुछ शब्दों का निर्माण होता है। अर्थात सिर्फ दो ही नहीं, दो से अधिक भी शब्द हो सकते हैं। जैसे हिंदी जोड़ प्रचार जोड़ सभा, मिलके हिंदी प्रचार सभा। समास प्रक्रिया से शब्द निर्माण, इसको समझ लेते हैं। समास प्रक्रिया से शब्द निर्माण। हिंदी में समास प्रक्रिया द्वारा 3 प्रकार के शब्दों की रचना होती है। जैसे तत्सम जोड़ तत्सम शब्दों की समास द्वारा रचना। जैसे राष्ट्र जोड़ पिता, राष्ट्रपिता, राजा जोड़ कुमार, राजकुमार। वैसे ही तत्सम जोड़ तत्सम शब्दों के द्वारा भी समास निर्माण। जैसे बैल जोड़ गाड़ी, बैलगाड़ी, चार जोड़ पाई, चारपाई। वैसे ही विदेशी प्लस विदेशी शब्दों के द्वारा भी समास निर्माण। जैसे हवाई जोड़ जहाज, हवाई जहाज। जेब जोड़ खर्च, जेब खर्च। इस प्रकार जब शब्दों के निर्माण एक ही स्रोत से होता है तो उसे समस्रोतीय समास कहते हैं। कुछ इस प्रकार के समास भी होते हैं
जिनमें दोनों शब्द भिन्न भिन्न भाषा से आ जाते हैं और इस प्रकार के समासों को संकर समास कहा जाता है। जैसे तत्सम प्लस तद्भव, चंद्रमुखी अच्छा एग्जाम्पल है। नहीं, चंद्र हो गया तत्सम शब्द और मुखी तद्भव। वैसे ही तत्सम के साथ विदेशी शब्द लग के, जैसे योजना कमीशन, योजना तत्सम शब्द और कमीशन ये अंग्रेजी शब्द। तद्भव प्लस तत्सम, जैसे बिजली यंत्र, विदेशी प्लस तद्भव पॉकेट मार। ठीक है, तो इस तरह से समास के द्वारा भी शब्द निर्माण होता है। आज के वीडियो में इतना ही। बहुत जल्द अगले इकाई का वीडियो लेकर आएंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कर सकते हैं। इस वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।